तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कल क्या पढ़ाया गया था। तो समाकलन जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, फार्मूले हम पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या बताया, ज़रा एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसे मैंने पढ़ाया कि डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का, मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पे एन कैन नॉट इक्वल टू -1, कभी भी -1 नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि इंटीग्रेशन 1 dx, मतलब किसी भी अचर राशि का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, तो मैंने बताया इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। फिर मैंने बताया इंटीग्रेशन cos x dx का, तो आप लोगों ने कहा था कि था क्या था, sin x प्लस सी था। उसके बाद मैंने बताया cos x sin x dx का, तो आप लोगों ने बताया सर माइनस cos x प्लस सी। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन बताया किसका, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का। तो आपको जैसा कि पता है कि क्या होता है tan x प्लस सी। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी कॉट एक्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, तो आपने कहा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, तो आपने कहा कि सर जी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसके आगे हमको बताने थे फार्मूले। तो सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है चैनल पे, बहुत बहुत आभार है। और जैसा कि अब हम क्या समाकलन पढ़ ही रहे हैं, तो अब हम उसी के आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, जो नहीं बना रहे हैं तो टेलीग्राम में सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। आपके पास बुक है, अच्छी बात है। अदरवाइज मैं तो आपको बोलूँगा कि आप पैसे क्यों खर्चा करो, कोरोना है तो आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं है लोगों की, तो क्या करो कि जो मोबाइल में अपना है एनसीईआरटी के सरकारी ऐप आता है, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसकी फ़ोटो उसमें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल किसके नाम से है, तो बिकम टॉपर के नाम से है, ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी बिकम टॉपर है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए कि क्या है सरकारी ऐप। उससे आप क्या करिए, उसी में जाइए। अगर आपके पास लैपटॉप है बहुत बेहतर बात है, कंप्यूटर है और अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल में ही क्या करिए एनसीईआरटी के ऐप से अब आप क्या करिए, सॉरी, आप जाइए वहाँ पर 12th की बुक डाउनलोड करिए। उसमें हर भाषा की बुक दी हुई है, आप अपने मतलब की बुक डाउनलोड कीजिए। और कुछ थोड़े से केबी की, मतलब बहुत कम एमबी की, ये समझो कि 2-3 एमबी की पूरी बुक है, पूरा मतलब एक जैसे पार्ट फर्स्ट है, जैसे पार्ट फर्स्ट की बुक है, पार्ट सेकंड की बुक है, गणित है, भौतिक है, सब भौतिक विज्ञान सब बुकें हैं वहाँ पे। वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पैसे ज़्यादा खर्चा ना करें। और समझ गए सभी लोग, समझ गए बुक कैसे लानी है। जो नहीं आ जा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल बुक नहीं है कोई टेंशन नहीं, आपके पास में क्या होनी चाहिए, नेट वाली बुक आप डाउनलोड कर लो, ठीक। तो फिलहाल आगे की बात करते हैं। हमने आपको फार्मूले पढ़ा दिए, थोड़े जो फार्मूले बचे थे वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो मैंने आपको फार्मूला जो पढ़ाने का तरीका बताया था, वो मैं कह रहा था कि अवकलन और समाकलन को मैं रिलेट करके पढ़ा रहा था। तो फिर से मैं वही तरीका रखूँगा अपना, देखो समझना ध्यान से। एक तरफ हम लिखेंगे अवकलन के फार्मूले और उसी को समाकलन में कैसे चेंज करते हैं वो बताया जाएगा, समझ गए। चलो देखो, तो अवकलन बेटा क्या होता था, तो जरा हमको कोई भी बच्चा ये बात बताए कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, d/dx साइन इनवर्स एक्स क्या होता है फार्मूला। तो बच्चों ने जवाब दिया कि सर जी होता है 1/√1 - x²। होता है यही कि नहीं होता है। तो अब बेटा मैंने कहा था जो अवकलन होता है और समाकलन का क्या होता है, या अवकलन समाकलन का, समाकलन अवकलन का भी उत्क्रम होता है। तो अगर बात करें अगर बेटा समाकलन की, यहाँ पे बात कर लेते हैं समाकलन की, तो समाकलन क्या हो जाएगा, तो बेटा जस्ट अपोजिट करो, इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, यही आ जाएगा। और यही फार्मूला भी है कि अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाता है 1/√1 - x², तो आप उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। चलो आगे की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इस तरह करेंगे d/dx। अगर हम बात करें cos इनवर्स x की, तो बेटा क्या होता था, आप लोग सब लोग जानते हो कि सर जी इसी में माइनस कर देते हैं, -1/√1 - x²। एक बात बताओ बेटा, अगर माइनस उठा के इधर लिया तो कोई एतराज है नहीं है। तो अगर फिर यहाँ पे हम बात करेंगे तो बात करेंगे सर जी 1/1 - x², तो आप कहोगे तो ये तो सेम है,
बेटा सेम नहीं है, वहां पे आपको खुद ही दिख जाएगा यहाँ पे क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। और जब इस स्थिति माइनस लगा हुआ आएगा तो आप क्या लिखोगे, cos x। लेकिन अब चूंकि चक्कर क्या है कि चूंकि आप माइनस तो वहां पे आपको मिलेगी नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा। क्या देखोगे, जब देखना कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, क्या करना है आपको, लिख देना है cos माइनस का cos इनवर्स x और प्लस सी। यहाँ पे माइनस लग के आएगा, ठीक है। तो अगर माइनस लग के आता है तो यहाँ पे कर लो, अदरवाइज आप वहाँ पे भी कर सकते हो, समझ गए। तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको मैं बहुत अच्छी तरीके बता दूं कि यहाँ पे आपको माइनस लग के मिलने वाला है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो, वो फिर बनेगा नहीं सिस्टम, ठीक है। अब अगर आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें d/dx tan x की, तो बेटा बताओ क्या होता है tan x का। तो सब बच्चों ने जवाब दिया सर जी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर कभी बेटा आपको इंटीग्रेशन में ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है जहाँ पे आपको मिल जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका आपको समाकलन निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्टली आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, लिखोगे tan इनवर्स x प्लस सी। समझ गए, समझ गए। बात करते हैं अगले की। अब अगर अगला आपको कभी भी मिल जाए d/dx कॉट इनवर्स x, सॉरी इनवर्स x, क्या हो जाएगा, माइनस का बस माइनस लगा देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कभी समाकलन में इंटीग्रेशन अगर आपको कभी मिलता है कि समाकलन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिख दोगे, dx। तो आप बिना सोचे समझे लिख दोगे कॉट इनवर्स x और प्लस सी। समझ गए। फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे जिसको करना है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा अब तक, जिसको करना होगा उसने कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखो, आज सारे फार्मूले ख़त्म करके आज हम एग्जाम्पल में पहुंचेंगे, सारी चीज़ें पढ़ते हुए। समझ रहे हैं आप, तो जी हाँ बिल्कुल। चलो अब हम बात करेंगे आगे की। तो अगर हम बात करें d/dx किसकी, d/dx माइनस, सॉरी d/dx सेक एक्स की, अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो इसको बेटा क्या लिखते हो, तो इसको लिखा जाता था 1/x स्क्वायर माइनस 1, यही तो लिखा जाता था। सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें इसकी इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन इसको उठा लो। तो अगर कभी आपको मिल जाए 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या लिखोगे, dx। तो आप हमेशा लिखोगे बिना सोचे समझे tan इनवर्स x प्लस सी। देखो बेटा 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, मतलब यहाँ पे सॉरी ये 1 की जगह पे 1 ही होगा, 1 की जगह 1 होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि अगर मान लो x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो क्या बाहर 3 है कि नहीं है। अगर 3 है यहाँ पे 9 है, तो 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 1। समझ गए, तो ये इस फार्मूले में आ जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो आगे की बात करते हैं। अगर अगले फार्मूले की बात करें तो जस्ट अपोजिट क्या होता है, d/dx कॉसेक इनवर्स x। अगर इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा 1/ माइनस लग जाएगा x × x स्क्वायर माइनस 1। और ऐसे ही अगर आपको कभी पूछ लिया जाए 1 माइनस का लग के आएगा, ठीक है। बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x × x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सॉरी dx। तो आप क्या करोगे, आप बस कर देना है आपको कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। समझ गए, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया होगा। अब देखो एक आध फार्मूले और बचे हैं, जैसे क्या है, जैसे अगर हम बात करें d/dx log x की, बताओ बेटा मॉड log x, इसका क्या लिखते थे, इसका अवकलन क्या लिखते थे, तो इसका भैया हम लिखते थे 1/x। d/dx log x का क्या होता था 1/x। अब देखो बेटा जस्ट अपोजिट, अगर कभी भी आपको 1/x 1/t कुछ भी मिल जाए 1/ में, ठीक है, लेकिन सिंगल, लेकिन उसकी घात कैसी होनी चाहिए, उसकी घात 1 होनी चाहिए। अगर मिल जाएगा तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x या t जो भी है dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x प्लस सी। समझ गया कि नहीं समझ गए, समझ गए। अब एक फार्मूला और बचता है, अगर कभी आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, चलो नीचे लिख देता हूं। अगर आपको कभी मिल जाए d/dx क्या, अच्छा तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो a की पावर x का
जो सॉरी ए की पावर एक्स का जो फार्मूला होता था वो होता था ए की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो निकालना है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और बेस 10 कुछ भी बेस ले सकते हो। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा कितना आएगा, वो आएगा ए की पावर एक्स। और अगर बात करें इंटीग्रेशन की, अगर इसी के समाकलन की बात करें, तो अगर कभी ए एक्स का बेटा अगर कभी समाकलन करना पड़ जाए तो क्या करोगे बताओ, ए एक्स का समाकलन क्या आएगा, तो आ जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई और प्लस सी। समझ गए, यहां तक सबको दिख रहा है? कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर महाशय, चलो तो यहां तक, चलो फिर आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने सबको आपको फार्मूले सिखा दिए, तो पता चल गया। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ समाकलन के कुछ थोड़े बहुत गुणधर्म होते हैं, तो मैं बात करता हूँ, थोड़े से गुणधर्मों की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है। तो आपने सबने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब आगे की बात करते हैं। देखो गुणधर्म क्या होते हैं, बड़े सिंपल से गुणधर्म होते हैं, लेकिन इनको सीखना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है, तो पहला अगर कह रहा है, पहला जो गुणधर्म कहता है, किसके गुणधर्म है ये, किसकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टी है बताओ, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन कैसे वर्क, क्या 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 कर सकता है। तो अगर कह रहा है कि अगर पहला वाला, पहला है कि अगर कह रहा है कि डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा बताओ क्या आ जाएगा, तो बेटा हमेशा एफ एक्स आ जाएगी। जहां पर एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स एक फलन है, क्या है, फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब जैसे कुछ भी लिखा हो सकता है, एफ एक्स साइन एक्स भी हो सकता है, लेकिन क्या फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, मतलब जो वेरिएबल रहेगा वो एक्स ही रहेगा। देखो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, समझो यहाँ पे, एफ एक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल क्या हो, एक्स हो। जैसे हम बात करें 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, मतलब रहना हमेशा क्या चाहिए, एक्स चाहिए। सी जब कुछ भी लिख लो, 4 लिख लो, जो भी लिखना है। अब बात करें अगर इसके केस में, अगर हम लिखते हैं साइन, तो साइन बेटा होना क्या चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही आएगा। क्या लिखेंगे, साइन एक्स। समझ रहे हो, तो ये होता है, ऐसा होता है फंक्शन। तो कह रहा है कि, और आप जानते हो कि अगर किसी डिफरेंशिएशन का, अगर किसी समाकलन की हुई कोई भी चीज हो, देखो यहाँ पे देखो, इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मान लो बाय द वे, देखो कहाँ गया, देखो अगर हमने क्या किया कि हमने साइन एक्स लिया, साइन एक्स लिया, ठीक है, साइन एक्स का हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी जानते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स इतना होता है, ठीक है। समाकलन क्या, समाकलन इतना होता है। तो कह रहा है कि अगर समाकलन का अगर अवकलन कर दिया जाए, मतलब ये जो समाकलन निकल के आया, अगर इसका डी अपॉन डी एक्स कर दिया जाए, तो बेटा देखो पहले ये होगा, फिर जो आएगा उसी तो डी अपॉन डी एक्स लोगे। तो डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, जो समाकलन इसका आया है, तो इसका समाकलन क्या आया है, तो आया है माइनस का कॉस एक्स। तो बताओ माइनस से कॉस एक्स, तो माइनस तो बाहर हो जाएगा, माइनस। अब कॉस एक्स का क्या होता है, समाकलन, सॉरी अवकलन, तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा देखो, और इसमें बेटा प्लस सी लगा होता है, तो यहाँ भी अगर प्लस सी करोगे तो आप जानते हो कि किसी भी अचर राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कर लो बेटा प्लस सी, प्लस सी, तो अगर करोगे तो ये आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स आ गया। तो बेटा जरा हमको बताओ क्या यही चीज नहीं आ गई है, बताओ। तो मतलब जो आपने एफ एक्स से लिया था, ये क्या है, एफ एक्स से लिया था, यही यहाँ पे एफ एक्स नहीं आ गया। तो आपने किया क्या है, आपने पहले इंटीग्रेशन किया है, समाकलन किया है, फिर समाकलन का अवकलन किया है, तब तो आपको सेम एफ एक्स आ गया है। वही लिखा है कि अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और उस इंटीग्रेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें वही फलन मिल जाता है। बात समझ गया कि नहीं समझ गया, और यहां से प्रूफ भी होता है। समझे बात को, जी हाँ सर जी बिल्कुल समझी। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया कि अगर आपको, जैसे आपने किसी भी चीज का आपने समाकलन निकाला,
अब आपको विश्वास ये नहीं हो रहा है कि क्या ये सही है कि गलत है, आप श्योर नहीं हो, तो बेटा जो आपका आंसर निकल गया इंटीग्रेशन, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, और जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे अगर वही चीज मिल जाए तो समझो आंसर सही है, अदरवाइज नहीं सही है। तो ये प्रक्रिया क्या है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है कि जांचने की प्रक्रिया, मतलब इसका कंसीडर करने की प्रक्रिया कहलाती है। समझ गए आप लोग? फटाफट जिसको करना है स्क्रीनशॉट कर सकता है, बस समझ में आना चाहिए। अब देखो दूसरा गुणधर्म बताता हूं, दूसरा क्या है। तो बेटा दूसरा गुणधर्म कहता है कि अगर दो निश्चित समाकलन जिनमें अवकलज समान है, क्या है? ऐसे दो निश्चित समाकलन जिनके अवकलन कैसे हैं? एक जैसे हैं, वो एक ही परिवार को प्रेरित करते हैं या इस प्रकार ये समतुल्य होते हैं। ये क्या बोल रहा है? देखो सुनो, दूसरा नंबर गुणधर्म कहता है कि मान लो जैसे एक है d/dx, कोई एक समाकलन था, कोई एक फंक्शन था, उसका हमने किया समाकलन, तो हमने लिया fx, एक फंक्शन लिया था और इसका हमने किया था समाकलन। और बेटा जो समाकलन का जब अवकलन किया तो ये पता है किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया gx के समाकलन के बराबर आ गया। मतलब जब हमने fx का समाकलन किया और उसका अवकलन किया तो ये क्या हुआ? ये इसके समाकलन के अवकलन के बराबर आ गया। बेटा कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समाकलन क्या अवकलन, बात समझ में आई? तो अब बताओ, तो अगर इसका समाकलन इसका अवकलन, अगर तो यही तो होता है अवकलज। क्या होता है? अवकलज होता है कि ये कोई चीज दी है, इसका आपने अवकलन किया है, ये कोई चीज दी है, इसका आपने अवकलन किया है। अब वो चीज क्या दी है, उस चीज में आपको समाकलन करना है, वो अलग की बात हो गई भाई। जब यहां से आप सॉल्व करके लाओगे, समाकलन करोगे, तो इसके तो जो आएगा तो उसको तो अवकलन ही करना होगा। समझ गए? तो कहता है कि इसको अगर इधर ट्रांसफर कर लें, कहते हैं कि d/dx fx dx, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का d/dx gx dx। ठीक है, ऐसे हो गया, और प्लस में हो जाएगा 0। तो बेटा यहां से dx कॉमन नहीं आ जाएगा, तो d/dx क्या हो गया? d/dx कॉमन हो गया, अंदर आ गया इंटीग्रेशन fx dx और प्लस इंटीग्रेशन gx dx इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो अब तो ये जो इंटीग्रेशन था वो तो इधर चला गया 0 में, उसका भौकाल हो गया खत्म। तो यहाँ पे कितना बचा? तो यहाँ बचा बेटा fx dx प्लस gx dx, सॉरी माइनस आएगा, बीच में प्लस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस dx इतना आ गया और इज इक्वल टू 0। तो बेटा बताओ अगर इसको हम उधर भेजेंगे तो ये भी क्या नहीं हो जाएगा? जाके देखो तो हो जाएगा fx dx इज इक्वल टू gx और dx। तो अब यहां से गौर से देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, राइटिंग सही होगी। तो अब यहां पे आ क्या गया? तो यहां पे कह रहा था कि अगर दो ऐसे कोई समाकलन है जिनका अवकलज कैसा है, एक जैसा है, तो उनके समाकलन भी आपस में बराबर होते हैं। बेटा यहां से समझ में आ रहा होगा, क्यों? देखो ये वाला समाकलन था, एक हमने क्या किया, fx का समाकलन लिया, एक हमने gx का समाकलन लिया, फिर उनका दोनों का हमने अवकलन लिया। भाषा समझो, उनका दोनों का हमने अवकलन लिया। तो बेटा जब हमने दोनों का अवकलन लिया तो दोनों के जो अवकलन थे ना वो कैसे थे? बराबर थे। तो यहाँ पे हमने दिखाया आपको बराबर थे, तो मैंने इसको क्या किया, फिर हमने नीचे लगाया, तो हमने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया। भाई ये करना नहीं है, आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ केवल। तो dx आया, ये अंदर आ गया, तो dx को हमने दोनों से कॉमन लिया, तो fx इंटीग्रेशन fx dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा ये जो dx था ये क्या 0 में नहीं चला जाएगा? बात समझ गए? ये चला गया 0 में, तो अब क्या बचा मेरे पास? fx dx माइनस gx dx 0। तो बेटा आप बताओ, इधर को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन gx dx। तो यहां से क्या निकल के आया? यहां से बेटा निकल के आया कि अगर ध्यान समझो, अगर दो समाकलनों का अवकलन अवकलन बराबर है तो दोनों फलनों का समाकलन भी बराबर होगा, बात यहां से। तो ये गुणधर्म कितना इंपॉर्टेंट था। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई दो फलन जिनका अवकलन कैसा है, कोई दो फलन जिनके समाकलन का अवकलन या समाकलन का अवकलन को अवकलज बोल सकते हैं, तो कह रहा है कि दो ऐसे, क्या बोल रहा है कि दो निश्चित समाकलन जिनके अवकलज क्या हों, बराबर हों,
तो हमेशा याद रखो उनके आपस में समाकलन भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये चीज यहां से ये प्रूव होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, स्कूलों में बताई जाती है लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आती कि गुणधर्म कह क्या रहा है, काहे बता रहे हो। तो इसलिए बता रहे थे कि अगर कभी तुमसे अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा, क्या बोलेगा कि दो समाकलन है, जो निश्चित समाकलन है जिनका अवकलन क्या है, जिनका अवकलन बराबर है, तो अगर समाकलनों का अवकलन अगर बराबर है तो उनके दोनों के समाकलन भी आपस में बराबर होंगे। ये हो गया अगला गुणधर्म। स्क्रीनशॉट करो, अब हम अगले गुणधर्म की बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, ये मेन था और पहला वाला मेन था, आगे वाले दोनों सरल हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, देखो समझो। अगला गुणधर्म कहता है, क्या कहता है, अगला बड़ा गुणधर्म कहता है, बड़ी सीधी सी बात है। देखो अगर यहां से आपने क्या किया कि समाकलन, क्या किया है, आपने लिखा समाकलन fx प्लस gx dx, आपने ऐसे किया तो दो चीजें अंदर लिखी हैं, इनका आपस में समाकलन है। तो कह रहा है कि इनका जो समाकलन होता है, इन्हें अलग अलग समाकलन भी सही होता है। कैसे, इनका अलग अलग कैसे कर सकते हो, इसका समाकलन अलग dx के साथ में, इसका समाकलन अलग dx के साथ में। जैसे देखो समाकलन fx dx, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस समाकलन gx dx। समझ गया कि नहीं समझ गया। अगर इसी में एक एग्जांपल सेट करें तो क्या होता है, लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। देखो तो दो राशियां हैं, दो फलन है, एक fx स्क्वायर और प्लस एक fx, इसको अलग अलग कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, आप लिख दो समाकलन और dx, सॉरी, देखो तो अगर बात करें इसकी तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। बीच में प्लस है, बीच में सॉरी यहां पे dx था, तो आपको कैसे करोगे, इनके दोनों को अलग अलग कर दो। कैसे, समाकलन 3x स्क्वायर dx और प्लस, बीच में प्लस का साइन है, प्लस समाकलन 4x dx। तो आप अलग अलग दोनों का समाकलन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए, तो ये प्रॉपर्टी तो बड़ी सीधी सी प्रॉपर्टी है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। कि मतलब अगर दो फलन ऐसे जुड़ के लिखे हैं और दोनों का एक साथ अगर समाकलन लिया गया है तो उनका अलग अलग समाकलन भी वही आता है जो इसका आंसर आता है, ठीक। चलो आगे देखो, आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, आगे की बात है कि अब कह रहा है कि अगर आपने क्या किया, आपने कभी किसी में के का मल्टीप्लाई, जैसे कोई समाकलन हो रहा है, देखो समाकलन था k इंटू एफ एक्स डी एक्स। वेयर बेटा के क्या है, बेटा के क्या है, के क्या है बताओ, के क्या है, ये चौथी नंबर प्रॉपर्टी, के क्या है यहाँ पे, तो के एक अचर नंबर, कैसा है, एक अचर नंबर है। तो बात अगर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा, के इंटू एफ एक्स डी एक्स, जैसा कि आप सब जानते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी को भी आप जानते हैं, के को बाहर करके एफ एक्स डी एक्स कर लिया जाता है। समझ गए। जैसे अगर आप चाहेंगे, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, 3x स्क्वायर का समाकलन करो बेटा dx, क्या करोगे, ये क्या है, अचर है, इसी को मान लो जाए के को कोई भी लिख सकते हो, के एनी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है एक ही जगह पे। तो ये क्या है, ये है एक अचर नंबर है, ठीक है। तो अगर बात करें 3 को बाहर कर दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप कर लो आराम से समाकलन, 3 इंटू एक्स टू पावर एन है, तो आराम से आप कर लोगे। यहाँ से आपके प्रॉपर्टी होती है समाप्त। और अब हम करते हैं पहला अपना क्वेश्चन। क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम अपना आज का। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, बड़ी जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन कर रहा है, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। बेटा किसी को निरीक्षण विधि आती है, आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन अब तक था लेकिन निरीक्षण विधि अब तक नहीं थी, और ये नई पिछली बार शायद जुड़ी है, तो ये निरीक्षण विधि जरा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण नंबर पहला, एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर पहला, निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निरीक्षण विधि का प्रयोग करोगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि cos 2x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, cos 2x। तो इसका कह रहा है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए इसका प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्या करना होता है, अब प्रति अवकलज होता है एक स्टेप पीछे जाओ, क्या जाओ, एक स्टेप पीछे। अब देखो यहां पे दिमाग ये लगाना है कि यार cos 2x कब बना होगा, cos 2x कब बना होगा। तो अगर सोचो कि अगर साइन का क्या होता है, cos होता है, तो अगर हम sin 2x का अगर d अपॉन dx कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा, cos x आएगा। तो जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको तुमको लास्ट में सिर्फ निकालना है, समझ रहे हो। देखो एक स्टेप पीछे का हमने सोचा, तो हमने सोचा कि अगर d अपॉन dx sin 2x अगर कर दें तो cos
2x मिल सकता है। बोला ठीक है मिल सकता है, किया तो आ गया, क्या आ गया cos 2x और इंटू x का क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यहां से आ गया बेटा कि 2 इंटू कॉस 2x, ये आ गया। तो अब हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था, ये निकल गया है, हमें cos 2x चाहिए था, हमें cos 2x चाहिए था। तो जो cos 2x एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दो, इधर भेज दो। तो हमने लिखा कि सर जी cos 2x इज इक्वल टू 1/2 d/dx sin 2x। तो बेटा अगर ये अचर है तो अंदर नहीं चला जाएगा, क्योंकि अचर भाई इंटीग्रेशन में क्या, डिफरेंशिएशन में भी क्या होता है, जैसे लिखा है d/dx 3x हो तो 3 को बाहर नहीं कर देते हो, अचर को बाहर करके तब अंदर वाले का इसी बार करते हो। तो अगर बाहर को अचर लिखा तो अंदर नहीं चला जाएगा, जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा। तो आपने लिख दिया d/dx इंटू 1/2 साइन 2x और cos 2x। तो बेटा मैं आपको आपकी जानकारी के बता दूं, जो ये लिखा हुआ है ना, यही है इसका प्रति अवकलज। तो निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज कैसे निकालते हैं समझ गए। तो इसका प्रति अवकलज क्या आ गया, तो इसका प्रति अवकलज बेटा आ गया 1/2 साइन 2x। किसका प्रति अवकलज है बताइए, तो इसका किसका प्रति अवकलज है, तो इसका प्रति अवकलज है। समझ गए, प्रति अवकलज क्या है, बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। प्रति अवकलज होता है कि 2x जैसे इसका प्रति अवकलज निकाला, इसके एक स्टेप पीछे जाओ, सोचो जाके कि ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। तो आपने देखा कि साइन 2x अगर हम कर दें तो मिल जाएगा। अब बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका कर दो, क्या इसका कर दो वो इंटीग्रेशन, तो आपको सेम यही मिलेगा। देखो कैसे, सॉरी इसका कर दो क्या डिफरेंशिएशन। फिर से प्रति अवकलज होता है कि अगर जो हमें मान मिला, अगर उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमको वही मान मिल जाए, क्या मिल जाए, वही मान मिल जाए। अगर हम बात करें तो करो इसका, तो अगर जाके इसका क्या करो डिफरेंशिएशन करो 1/2 साइन 2x, अगर इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी d/dx कर दो, क्या कर दो d/dx कर दो, करो d/dx। जो आपने d/dx कर दिया तो सेम यही मिलेगा। देखो कैसे 1/2 बाहर हो जाएगा, साइन 2x का cos 2x और 2x का 2, तो 2 से 2 कट गया, देखो cos 2x मिल गया, यही तो मिल गया है। तो प्रति अवकलज का मतलब होता है ऐसा कोई आप मान निकाल के लाओ कि अगर उसका मैं अवकलन कर दूं तो मुझे यही मिल जाए, तो वही उसका प्रति अवकलज होता है। समझे प्रति अवकलज। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करना है, कर सकता है, और उसके बाद में नोट करिए आप। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखना ध्यान से, ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके बेटा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 3x² और प्लस 3x² और प्लस 4x³। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है प्रति अवकलज निकालो। जरा विचार करके बताओ कि ये कैसे आएगा, कैसे आया होगा। तो मैं आपको, अगर यहां से आप देखो तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो किस चीज का डिफरेंशिएट करोगे आएगा, तो आपको लग रहा होगा कि अगर x³ प्लस x⁴ का अगर हम d/dx अगर बेटा कर देंगे तो क्या यही नहीं आ जाएगा। करो डिफरेंशिएशन, ऐसा करो डिफरेंशिएशन, तो n क्या n x⁴n-1, तो कितना आ गया x⁴2 प्लस क्या हो जाएगा n x⁴n-1 4 × x³ हो जाएगा। तो देखो यही आया। तो बताओ बेटा इसका प्रति अवकलज कितना है, तो इसका प्रति अवकलज ये चीज है। तो अगर बात करें इसके प्रति अवकलज की तो हो जाएगा x³ प्लस x⁴ इसका क्या है प्रति अवकलज। अवकलज, ठीक है, अवकलज है। समझ गए प्रति अवकलज कैसे निकालना है, बात समझ में आ गई। इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं आज, और कई सारे अभी एग्जाम्पल बचे हैं जिनका सिलसिला आगे वाली क्लास में चालू रहेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अच्छा लगे लाइक करो, बुरा लगे डिसलाइक कर दो। कोई सजेशन है, सुझाव है तो आप इसके जो आपका चैनल का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप क्या करो शेयर करो अपने विचारों को, इंस्टाग्राम में बताओ। ठीक, और बाकी सब अच्छा है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।